और उसके स्टेक्स सबसे पहले लिखने हैं, और फिर उसी प्रायोरिटी में आपको अपने स्टेक होल्डर्स लिखने हैं और उनके इंटरेस्ट लिखने हैं, एंड यू वुड कम लास्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस शोज हु यू आर प्रायोरिटाइजिंग एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल while you are prioritizing and while you are writing the stakeholders. The second thing is बहुत सिंपल तरीके से अपनी केस स्टडी को लिखिए। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, तो जिस प्रायोरिटी में आपने स्टेक होल्डर लिखे हैं उसी प्रायोरिटी में आपका कोर्स ऑफ एक्शन भी आपको लिखना है। टेक cues from constitution, from the legal statutes that are there. अगर कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो लिखिए कि ह्यूमन राइट वायलेशन है। अगर कहीं कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है तो लिखिए कि यहाँ पे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है। अगर आपको कहीं लगता है कि रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, बी वेरी स्टर्न अबाउट इट, राइट कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वायलेट हुआ है एंड यू विल टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट इट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। देयर आर सर्टन कीवर्ड्स इन एथिक्स दैट आई हैव लर्नड, जैसे इमोशनल अपील है, एथिकल अपील है, रैशनल अपील है और लीगल अपील है। ये सब कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इमोशनल अपील से क्या मतलब है? इमोशनल अपील से मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे चाइल्ड मैरिजेस को स्टॉप करना है, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन, फीमेल चाइल्ड एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप इमोशनल अपील दे सकते हो वे फॉरवर्ड में, कि आप इमोशनली लोगों को बोलोगे कि नहीं, बेटी है तो भविष्य है। दिस इज एन इमोशनल अपील, राइट? सो इस टाइप की इनोवेटिव चीजें आप यूज कर सकते हो कि बेटी बोझ नहीं, बेटी भविष्य है। दिस यू कैन यूज। फिर अगर आपको वहाँ पे एक एथिकल अपील देनी है, तो एथिकल अपील में आप ये बोल सकते हो कि आपका एथिक्स, ये आपके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू टीच, यू हैव टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। तो ये एक एथिकल अपील होती है कि आप एथिकली गलत हो अगर आप पढ़ा नहीं रहे हो तो। फिर एक होती है लीगल अपील, जिसके अंदर आप ये बोलोगे कि ये इनका अधिकार है, अगर आप इनको इनके अधिकार से वंचित कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सो दीज आर द वेज यू कैन यूज डिफरेंट अपील्स टू ब्रिंग अ सोसाइटल चेंज, एंड दीज काइंड्स ऑफ अपील्स आर रियली हेल्पफुल व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट any change where society has to come forward, and these are bigger issues of casteism, of communalism, of children, of women, of LGBT community. ये वो वाले issues है जहाँ पे societal change के लिए आपको बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीकों से steps लेने पड़ेंगे। इस टाइप के questions में you can always write through these kinds of appeals, and this looks really good क्योंकि आप structure बना पा रहे हो अपने case study के लिए। So ethics में आपको एक चीज जो करनी है वो ये करनी है कि write as many questions as possible। इससे फायदा ये होगा कि आप you would come across every possible situation that can be there and every possible quotation that can be there। तो जितना extensively आप लिखेंगे उतना ही extensively आप reflect करेंगे, आप सोचेंगे। So do not shy away from writing questions in ethics and do not feel that you will go in examination hall and write everything that comes to your mind। तो एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम लिंकेजेस होना भी बहुत जरूरी है। तो जितना आप लिखेंगे उतना आप सोचेंगे एथिक्स के बारे में, उतना ही आप इंटरकनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट you have to keep in mind, write as many questions and especially do not leave previous year question papers। I have made this mistake in my first attempt and believe me, उसके कारण मुझे लगा था कि मैं उतना अच्छा आंसर शायद नहीं लिख पाई। तो लास्ट ईयर 2019 में 165 was the highest in ethics and I got 135। This year I think the highest is in the range of 115-120 in ethics and I got 112। तो in terms of marks आपको लगेगा कि 135 से 112 पे आई हूँ, but relatively it's a very good score this year। तो the reason I'm telling you this is because I've improved in terms of my writing। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से लिख लें। ये आपके लिए नॉर्थ स्टार है, आपका गाइडिंग कंपास है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, किस चीज पे वो फोकस कर रहा है। ऑल्सो समटाइम्स की स्टडीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ इंसिडेंट।